बट आपको लगता है कि किसी के अरमान नहीं रुक रहे हैं जो पेरेंट्स को पता होता है ऑलरेडी, तो उसमें कॉन्डम इस्तेमाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन बल्कि मैं तो एक स्टेप और फर्दर जाऊंगा कि सेफ प्लेस भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्या होता है, लोग डेस्परेशन में सेक्स कर लेते हैं। जब उनको पता होता है कि फलाने ने सेक्स कर लिया तो उनको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया ना तो मैं ऑड वन आउट हो जाऊंगा। फ्रेंड ने कहा मैं तुझसे तभी दोस्ती करूंगा, मैं तभी तुझे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा जब तुम ऐसा मेरे साथ करोगे, सेक्स करोगे। वीडियोग्राफी पे अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, मतलब ब्रेस्ट की फोटोग्राफ्स या अपनी वजाइना की या मेल के पेनिस की एंड ऑल दैट स्टफ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। वो ये है कि वर्जिनिटी लूज करने की सही उम्र क्या है, 15 साल या 35 साल। मैं 15 साल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रणबीर कपूर जी की अगर आप सोशल मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो ये माना जाता है कि उन्होंने 15 साल में ही अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी थी। और आजकल के समय में जो लोग हैं वो शादियां 25 से 30 साल के में करते हैं और कुछ लोग 32-35 साल के भी हो जाते हैं शादी करने तक, और वो तब तक भी वर्जिन होते हैं। अब मज़े की बात क्या है कि जो लोग 15 साल में लूज़ करते हैं उनको लूज़ करेक्टर बोल दिया जाता है, और जो 32-35 साल तक भी अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं करते लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं। अब ये तो विरोधाभास हो गया, एक तरह से पैराडॉक्स। तो सही चीज़ क्या है? सही चीज़ दोस्तों ये है कि वर्जिनिटी लूज़ करना एक एज फैक्टर नहीं है, दो एज भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है? वो है लीगल आस्पेक्ट। जैसे इंडिया में 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए कोई लड़का या लड़की है 19 साल का और उनका जो पार्टनर है लड़का या लड़की वो है 16 या 17 साल का या साल की, तो उससे नुकसान ये होगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है और बात लीगल एंगल तक पहुंच जाती है तो जिसकी उम्र 19 साल है या 18 साल से ज़्यादा है उसको लॉ जो है दूसरे एंगल से देखेगा, बल्कि जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है। तो इसका एक लीगल एंगल भी है। इसके अलावा इसका सोशल एंगल भी है। सोशल एंगल है सोसाइटी या कल्चर क्या कहता है। सोसाइटी या कल्चर कहता है, आइडियलिस्टिक बातें करता है। वो ये कहता है कि जब तक आपकी शादी नहीं होती है आपको अपनी वर्जिनिटी को लूज़ नहीं करना चाहिए। बट इसका एक इमोशनल और मेंटल एंगल भी है कि क्या आपको समझ है कि जिस चीज़ बंदे को आप चूज़ करने जा रहे हैं वो इमोशनली और मेंटली मैच्योर है? क्या आप खुद इमोशनली और मेंटली मैच्योर हैं? आपके क्या आइडियल्स हैं या क्या प्रिंसिपल्स हैं? क्या आप जेन्युइनली ये चाहते हैं कि मैं तब लूज़ करूँ अपनी वर्जिनिटी जब मेरी शादी हो जाए, या आपको लगता है कि मज़े ले लो, बात का तो पता नहीं? जो भी आप सोचें वो सही, बट सोच समझ के ऐसा करना चाहिए। मैंने बात की थी रणबीर कपूर जी की, उसी तरह मैं बात करता हूँ पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट, मैं 48 का हूँ आई थिंक सो, पूजा भट्ट 50 या 52 समथिंग की होंगी। जब उनका 18th बर्थडे था तो उन्होंने काफ़ी एक स्ट्राइकिंग सा इंसिडेंट किया था। वो ये था कि उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी में सिर्फ पैंटी पहनी थी और बॉडी को पेंट कराया था। तो ऐसा लग रहा था उन्होंने ड्रेस पहनी है, बट वो ड्रेस नहीं थी, सिर्फ पेंट था। और वो फोटोग्राफ काफ़ी मशहूर हुई थी, अगर आप अभी भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बट उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मेरे फादर ने, जो महेश भट्ट जी हैं, कहा है कि आप जो मर्जी करो बट प्रेग्नेंट मत होना। मैंने कहा वाह क्या बाप है, काश मेरा भी ऐसा बाप होता। मेरे पिताजी तो खैर ऐसे नहीं थे, अब तो मैं खुद टीनेजर्स का फादर हूँ। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसका एक ख़तरनाक एस्पेक्ट भी है जो मैंने विटनेस किया था जब मैं खुद 17 साल का था। तो हुआ ये था कि मेरा एक दोस्त जहाँ रहता था उसने मुझे एक किस्सा सुनाया जिसको सुन के मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। एक लड़की ने, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ सेक्स किया और वो 16-17 साल की रही होगी, और उस लड़के ने उस लड़की के बारे में अपने सारे दोस्तों को बता दिया। फिर एक एक करके 5 दोस्तों ने उस लड़की के साथ सेक्स किया, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके। ये खबर कभी मीडिया में तो नहीं आई, जैसे दिल्ली रेप केस और ये सब चीज़ें तो मीडिया में आ जाती हैं, बट एक सच्ची इंसिडेंट है जो मेरी रियल लाइफ टाइम में हुआ था और इसने मुझे हिला के रख दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि वर्जिनिटी लूज़ करना सुनने में बहुत सेक्सी और इन्जॉयबल लगता है, बट इसके लिए जो आपको डिसीज़न है बहुत ही मैच्योरली लेना होगा, मेंटली मैच्योरिटी के बेसिस पे भी और इमोशनली मैच्योरिटी के बेसिस पे भी। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो काफ़ी लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, उसको बोलते हैं एसेक्सुअलिटी। एसेक्सुअलिटी लगभग 1% लोगों में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग केपेबल तो होते हैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने के लिए, बट इनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता मास्टरबेट करने के लिए भी या इवन सेक्स करने के लिए भी। तो अगर कोई पूरी ज़िंदगी भी ब्रह्मचार्य का व्रत रखना चाहता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है
जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जब हम स्किन की प्रैक्टिस करते थे, मतलब मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ बट हमारी पोस्टिंग लगती थी स्किन में, तो हमें ये सिखाया जाता था कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, इसका मतलब जो सेक्स के से होने वाले इन्फेक्शंस हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन 3S में होते हैं, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स एंड सेंट्स, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो सेक्स से बचे रहेंगे। जैसे आशाराम बापू जी का केस हुआ कि संत से उम्मीद नहीं की जाती कि वो ऐसा करेगा, बट उन्होंने ऐसा किया और वो बिहाइंड द बार्स हैं। सोल्जर्स के साथ भी ऐसा माना जाता है कि द वे द आर्मी मूव्स, जैसे यूक्रेन या रशिया का वॉर हो रहा है, तो साथ में रेप और इस तरह की एट्रॉसिटीज़ भी होती हैं। और स्टूडेंट्स, जिनसे माना जाता है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, कुछ इधर उधर ना जाएं। और कई बार तो क्लिनिक पे भी होता है कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे तो कुछ नहीं करते, ये बहुत ही सीधे हैं। या तो पेरेंट्स सीधे हैं या बच्चे को कोई इमोशनल इशू भी हो सकता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो मैंने सुना था कि इंग्लैंड में पेरेंट्स कि अगर बच्चे इंटरेस्टेड ना हो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए और उनकी उम्र 13 से 15 साल हो जाए, तो वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए कि इसको कोई इमोशनल इशू तो नहीं है। मैंने कहा वाह यार, क्या प्रोग्रेसिव कंट्री है, काश हमारी कंट्री भी उस लेवल पे जाए। बट अब बात क्या हुई है कि अचानक 15-20 साल में इतना ज़बरदस्त जनरेशन गैप आया है कि जो हमारी जनरेशन वाले लोग हैं वो नई जनरेशन की नीड्स को समझ ही नहीं पाते। एक तो उनकी शादी की उम्र आगे चली गई 5-10 साल, ऊपर से उनका सोशल मीडिया एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, पोर्नोग्राफी की अवेलेबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, और आपस में बच्चों का जो कनेक्शन है वो ग्लोबल लेवल पे चला गया, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को मैच करने लगा। और हम उम्मीद करने लगे अपने रिलीजियस या बैकग्राउंड या कल्चरल चीज़ों की, जो हम अपनी उम्र में तो नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि ये हो जाए, ऐसा ना हो, काश हम कर पाते। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हमारी सोच वही रूढ़िवादी हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, इसके मल्टी डायमेंशंस हैं। एक तो आपकी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एज है, क्या आप शारीरिक तौर पर रेडी हैं। एक लीगल एंगल है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके अलावा इसका इमोशनल एंगल है, जो मैंने आपको एक लड़की का एग्जांपल दिया कि इमोशनली भी आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आप जिस पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। और मेंटली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा करने के बाद गिल्ट फीलिंग्स आती हैं, रिग्रेट होती है, डिप्रेशन होता है, और वो जो स्कार है पूरी ज़िंदगी भी रह सकता है। तो यू शुड बी वेरी वेरी सेंसिबल इनफ टू कंसिडर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियोज़ बनाए क्यों जा रहे हैं। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आइडली जो एजुकेशन है ये नंबर 1 किसको देनी चाहिए, पेरेंट्स को। बट पेरेंट्स खुद ही कंफ्यूज रहते हैं और बचपन में उनको भी अपने माँ बाप से ऐसी कोई एजुकेशन नहीं मिली, तो वो इस बताने की स्थिति में नहीं होते, या बच्चे सच भी बोलते हैं तो वो सुनने की स्थिति में नहीं होते। वो बोलते देते हैं कि बच्चों को बोल बेटा जो या बोलना है, या बोल बेटी, और बेटी बोलते तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड बात आती है टीचर्स की। जब टीचर्स की बात आती है तो बायोलॉजी के टीचर तो अक्सर चैप्टर या तो टेक्निकली पढ़ाते हैं, इमोशनल एंगल उसमें एस्पेक्ट नहीं डालते, जो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर चैप्टर ही गोल कर देते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी सुना है अपने दोस्तों से कि हमारी टीचर ने तो चैप्टर पढ़ाया नहीं, मेरी ने तो पढ़ाया था भैया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी साइंस की मैम ने तो पढ़ाया था, चैप्टर पढ़ाया ही नहीं, या बोले इसमें से कुछ खास आएगा नहीं, तुम इसे जाने दो। और बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो चैप्टर आएगा। और उसके बाद जब टीचर्स भी नहीं पढ़ाते, उसके बाद आता है प्रोफेशनल, जैसे सारिका मैम और मैं हैं। अब हम जो प्रोफेशनल हैं, हमारा जो एस्पेक्ट है उसमें क्या है कि हमें ये मौका ही नहीं मिलता कि हम सिखा पाएँ। बट अब सोशल मीडिया की तरफ से हमें मौका मिल रहा है तो हम डेफिनेटली वीडियोस बनाएंगे। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है कि अगर मान लीजिए इन वीडियोस को देख के एक 13 या 15 साल का बच्चा हमसे कोई जानकारी मांगना चाहता है, तो लीगली हम ये जानकारी उसे तब तक नहीं दे सकते 1 to 1 जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ ना हो या उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बचता क्या है, पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी ना चाहते हुए भी दुनिया का नंबर 1 यूज्ड सेक्सुअल एजुकेशन का मेथड है, जो कि वर्स्ट मेथड है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो अनरियलिस्टिक होती हैं, गलत होती हैं, कैमरा फ्रेंडली होती हैं, और इसके बावजूद भी हर कोई इसको कंज्यूम करता है, खास करके लड़के कंपेयर टू लड़कियां, बिकॉज लड़कों को विजुअल स्टिमुलस ज़्यादा अच्छा लगता है, विजुअल मतलब देखना, और लड़कियों को इमोशनल या रोमांटिक एस्पेक्ट ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसका कोई भी सीधा सरल आंसर नहीं है। यह आपकी अपनी मॉरल वैल्यूज़, आपकी अपनी सोशल वैल्यूज़, आपके अपने फंडे और सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म्ड हो, आपने उसको सोचा समझा हो, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे तो कहीं बेटर रहेगा।
रादर देन कि आपने देखा कि उसने वर्जिनिटी लूज़ कर दी। जैसे अक्सर ये होता है कि 8th क्लास में आते आते लोग सुट्टा मारने लगते हैं, 9वीं 10वीं तक गांजा भी फूकने लगते हैं। अब तो अनफॉर्चुनेटली लोग स्मैक भी लेने लग पड़े हैं जब तक वो अभी अपनी 12वीं भी पूरे नहीं करते। और इंटरेस्टिंगली तो मैंने ये देखा इवन गर्ल्स का भी, मतलब जैसे देश तरक्की करता है ना, तो बोलते हैं कि सिटी की तरक्की का कैसे पता लगता है, जब उसमें पोल्यूशन बढ़ जाता है। पोल्यूशन बढ़ गया, गाड़ियाँ आ गई हैं, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं। उसी तरह क्या हो गया है कि प्रोग्रेस के साथ क्या हो गया है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग जो लड़कियों में पहले कम होती थी बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, अब वो भी बढ़ गई है। तो उसी तरह स्मैक और ये सब भी बढ़ गया है, सेक्सुअलिटी भी बढ़ गई है, सारे एंगल बढ़ गए हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन सही हो। और रिसर्च ये कहती है कि अगर बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें ये सब बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इससे ज़्यादा सेक्स करने लगेंगे कि ये वीडियो किसी ने देख लिया कि वर्जिनिटी कब लूज़ करनी है और वो हो जाएगा तड़क भड़क और अब तो आज ही कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च के हिसाब से इंफॉर्मेशन से इन्फेक्शन के रेट कम होते हैं, कॉन्डम का यूज़ बढ़ता है और इवन एज भी थोड़ी डीले हो जाती है कि वो जो क्रियोसिटी है, वो जो उतावलापन है, वो जो है या कामुकता है वो कम हो जाती है। तो ये मेरी तरफ से था। सारिका मैम, आप कुछ पूछना चाहती हैं, ऐड करना चाहती हैं तो? जैसे सर आपने बताया, अभी इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इसमें कई प्रश्न होते हैं पेरेंट्स के आकर कि क्या सही उम्र है। और हमारे बच्चे हैं, जैसे एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है, मेरा बच्चा या मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, इसकी सहेली ने और इसके दोस्त ने इसको बिगाड़ दिया, तो ऐसा हो गया, या ये ऐसी बातें करने लगा या करने लगी। तो आप सर ये बताइए कि जैसे सोशल मीडिया में बड़े बड़े हीरो हीरोइंस अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर करते हैं, अपनी वर्जिनिटी के बारे में बताते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो बच्चे उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो हमें पेरेंट्स को क्या सही जानकारी देनी चाहिए, किस तरह से हम पेरेंट को एजुकेट करें कि वर्जिनिटी कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है और उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। वैसे तो आप बता चुके हैं काफ़ी। हम ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी सारे पेरेंट्स तो इसके बारे में पहले बात ही नहीं करना चाहते और वो ये मान के चलते हैं कि शादी के बाद ही ऐसा पहले होगा, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, हमारे संस्कार ऐसे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात की भी, बट समय बदल भी रहा है, ना चाहते हुए भी सेक्स तो होता ही है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बारे में खुल के अपने बच्चों से बात करें। अब जैसा कि मैंने कहा कि पेरेंट्स खुद ही कंफ्यूज होते हैं, जैसे हम लोग आपसे भी पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार बच्चे बागी हो जाते हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग। आपके जो केसेस होंगे आप बताइएगा। जैसे आपने और मैंने एक कॉमन केस देखा था जिसमें लड़की ने अपना सेक्स करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाया था। बिल्कुल। और उसमें जब मैंने उनसे पूछा था कि ये वीडियो लड़के ने बनाया था या लड़की ने, तो उसने कहा था कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरा पहला सेक्स था और मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती थी। और उसने वीडियो उसको संभाल के रखा था। जैसा कि स्कूल्स में होता है, बैग चेक होता है। हमारे टाइम दारू की बोतलें मिलती थी या ब्लू फिल्म्स की कैसेट्स मिलती थी, अब फ़ोन मिलते हैं। और वो फ़ोन उसकी प्रिंसिपल ने क्या पकड़ लिया, टीचर ने फिर प्रिंसिपल को दे दिया। और 3 दिन से वो फ़ोन प्रिंसिपल के साथ ही था, पास ही था। बल्कि मुझे तो टेंशन हो गई थी कि सबसे पहले तो आप फ़ोन लो। और वो जो शर्मिंदगी माँ बाप को उठानी पड़ रही थी, और उसके पिताजी भी रो रहे थे, माताजी भी रो रही थी। अब वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। तो एक तो इसका आइडियलिस्टिक आंसर क्या है कि वर्जिनिटी तभी लूज़ करनी चाहिए जब आपकी शादी हो जाती है, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। अब इसमें प्रैक्टिकलिटी से हम भाग नहीं सकते। प्रैक्टिकलिटी ये है कि अगर आपको वर्जिनिटी लूज़ ही करनी है, अब जैसे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी से हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं, हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी का मानना तो यही है। और इंटरेस्टिंगली आप जानती भी हैं जैसे कि मैंने 12 साल पढ़ाया MBBS के डॉक्टर्स को जो MD की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब भी वो क्लिनिक पे आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, जब भी जैसे मैंने क्लास ली 100 बच्चों की या 200 बच्चों की जो खुद MBBS हैं और MD कर रहे हैं, उम्र 27-28 हो गई है, किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है, किसी का थर्ड अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ। मैंने अगर 100 लोगों से पूछा है तो 99 ने ऑलरेडी सेक्स किया हुआ है। तो वो क्या बोलते हैं उसको, छतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में अपना सर घुसाना या कुएं के मेंढक बनने का कोई लॉजिक नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बोलना इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है, खुद पे संयम रख सकते हो तो रखो, नहीं तो कॉन्डम का इस्तेमाल करो। एक और केस आपको ध्यान में होगा जो हमारे क्लिनिक पे आया था, जिसमें लड़की थी, वो बोल रही थी कि मैं फर्स्ट फ्लोर से जंप मार दूंगी अगर तुमने गोवा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाने दिया। अब कोई लड़की बिना शादी के
19-20 साल की उम्र में गोवा जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 दिन के लिए, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसमें शायद किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो उसमें भी यही बोलना पड़ा था कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें। एक और पेरेंट आए थे तो बोल रहे थे कि शाम को ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है और बोल रही है मैं लेट नाइट आऊँगी, तो मैं क्या करूँ, कोई ऐसी दवाई दे दो जो हम इसके खाने में मिला के दे दें ताकि ये सो ही जाए। अब भाई उस दिन तो सो जाएगी, कितने दिन सुलाएंगे? तो ये वो चीज़ें हैं जो पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल होते हैं। बच्चे कई बार रिबिलियस हो जाते हैं जो खुल के बात कर रहे हैं, और कई रिबिलियस नहीं होते लेकिन वो सब कर जाते हैं जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही मोटिवेट हुआ, और आपको भी पता है कि मेरे फ्रेंड्स, आपके भी फ्रेंड्स ने आपसे भी बात की है इस बारे में, बिकॉज वी आर द प्रोफेशनल्स, वी एक्चुअली नो व्हाट इज़ द राइट एंड द रॉन्ग थिंग टू डू इन विच वे। बाकी तो ये इंडिविजुअल का डिसीजन है, वो कब क्या करना चाहता है। असल में प्रोटेक्शन 2 रीज़न से इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासकर फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उनको सेक्सुअल इन्फेक्शन ना हो, बट फीमेल लड़की के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी ना हो। अमेरिका को बहुत विकसित देश मानते हैं, बट इंडिया के मुकाबले आई थिंक सो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से टीनेज प्रेगनेंसीज अमेरिका में कहीं ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू इंडिया। अब उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे रिप्रेस्ड है, बट आने वाले टाइम में ये रिप्रेशन कम होगा। बट अगर एजुकेशन भी कम रहेगी तो इंडिया का भी वही हाल होगा, और टीनेज प्रेगनेंसी का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और जो लोग जो मर्जी बोलें, हॉट बोलते हैं, बाद में वही स्लट हो जाती है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या कर रहे हैं, किस बंदे के साथ कर रहे हैं, वो रिलायबल है भी या नहीं। बल्कि लड़कियों को तो कहीं ज़्यादा 10 बार सोचने की ज़रूरत है, और मैं एक एग्जांपल तो खतरनाक ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से तो आपको ध्यान ही होगा, हम एक प्रिंसिपल मैम ने, सारिका मैम, और मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सेक्स एजुकेशन के सेशंस आप लीजिए। तो मैम ने कहा आप बता देना। तो जब मैम से हमने कहा कि मैम सेशन तो इस पे ख़त्म होगा कि यूज़ कॉन्डम्स, तो मैडम ही थोड़ी हिचकिचा गई थी कि नहीं ये मत बोलना। मैंने कहा मैडम आप बीइंग ए प्रोफेशनल, जो चीज़ बच्चे गूगल करके 2 मिनट में पता लगा सकते हैं, उसको हम छुपाएंगे तो वो झूठ बोलने के बराबर ही है। तो आइडली आप जो एजुकेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से वो आप एजुकेट कर दीजिए। बट आपको लगता है कि किसी के अरमान नहीं रुक रहे हैं, जो पेरेंट्स को पता होता है ऑलरेडी, तो उसमें कॉन्डम इस्तेमाल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन बल्कि मैं तो एक स्टेप और फर्दर जाऊंगा कि सेफ़ प्लेस भी समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि गाड़ी के पीछे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसके बाद खबर बन जाती है। खबर तो नहीं बनती है, आमतौर पर जो पुलिस वाला है वो काफ़ी सारे पैसे ले लेता है, घर वालों को शर्मिंदा करते हैं। तो ये बहुत पेचीदा सा है, बट सच में ये सब चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। ये सब हमें क्लिनिक पे देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सर, आपने इसे सही बताया कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो पेरेंट्स आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं और हमें शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ ये चीज़ हो गई। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न ये है कि कई बच्चे भी स्वयं से पूछना चाहते हैं कि कब उन्हें वर्जिनिटी लूज़ करना चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, और सही उम्र क्या है, और क्या वो जो पार्टनर चूज़ कर रहे हैं क्या वो हमेशा उनके साथ रहेगा। मैम ये काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है एक्चुअली। बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं या मेरे दोस्त भी पूछते हैं, उनके बच्चे का जब अफेयर चल रहा होता है और वो बच्चा 10वीं 11वीं में होता है, तो मैं तो यही राय देता हूँ कि पूरी सपोर्ट करो अपने बच्चे की, क्योंकि 95 to 98% चांसेस हैं कि अफेयर अपने आप ही टूट जाएगा। तो पहला प्यार जो होता है वो 98% लोगों की उससे शादी नहीं होती है, चाहे वो जो मर्जी कहते रहें। अब कई नियर एंड डियर वंस में भी है, उनका नाम लेना ठीक नहीं होगा, नहीं तो वो चिल्लाने लगेंगे जिन्होंने बोला था कि यही हमारा पार्टनर है, बट वो पार्टनर नहीं रहा। और इवन हम अपना भी पहला प्यार याद करें तो वो पहला प्यार ही है, उससे शादी नहीं हुई। तो 98% लोगों की तो लगभग शादी नहीं होती है जो उनका पहला प्यार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो उनको क्लियर होना चाहिए। बल्कि आजकल की जनरेशन है उनको तो क्लियर होता है कि 24-25 साल से पहले कोई भी जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल नहीं होने वाला जब तक प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ जो है सेटल अभी नहीं हुई हो। खासकर स्कूल के रिलेशनशिप तो हो ही नहीं पाते। दूसरा सवाल मैं आपका भूल गया मैम, उम्र के हिसाब से। सर कि हमारा पार्टनर हमें कैसे चूज़ करना चाहिए। देखिए इसमें मैम एक तो ये है कि हमने उस पार्टनर को चूज़ किया जिससे हम शादी करने वाले हैं, तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप पक्का कर लिया, हमारी सगाई हो गई है, हम शादी करने वाले हैं, व्हाटएवर। बट उसमें भी कई बार मैंने देखा है ऐसा होता है कि अगर लड़की सेक्स के लिए मान जाए तो लड़का बोलता है तेरा करैक्टर ठीक नहीं है, क्योंकि करैक्टर तो उसका भी ठीक नहीं है अगर वो इंटरेस्टेड है।
अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली। एक एग्जांपल तो शुरू में हमने दे ही दिया जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पार्टनर सिलेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसका रीज़न ये है, जैसे आपको अपना पहला प्यार याद रहता है, मुझे भी याद आ रहा है इस वीडियो को बोलते हुए, अपना क्रश, तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि वो भी मेंटली और इमोशनली मैच्योर हो। बहुत बार क्या होता है, लोग डेस्परेशन में सेक्स कर लेते हैं। जब उनको पता होता है कि फ़लाने ने सेक्स कर लिया तो उनको लगता है कि अगर मैंने नहीं किया ना तो मैं ऑड वन आउट हो जाऊंगा। रिसेंटली अभी मुझे पता लगा था, एक रेपुटेटेड स्कूल दिल्ली में जिसके एक बच्चे को मैंने देखा था, उसने बताया कि हमारे वो एक ग्रुप है, वो बच्चों को तभी एंटर कराता है जब वो सब ने पोर्न देखी हो, मतलब ये कंडीशन है। हाँ, एक और रेपुटेटेड स्कूल है हमारे टाइम का जिसमें लड़कियों को बहन जी बुलाते थे अगर उनका बॉयफ्रेंड ना हो। तो ये सोशल प्रेशर में, और कॉलेज में मैंने खुद देखा था MBBS में कि कुछ का अफेयर चल गया तो उसकी सहेली का भी अफेयर चल गया किसी और से, इसलिए क्योंकि उसकी सहेली का अफेयर चल गया तो अब उसको भी चलाना है। उनका तो टूट गया, इसकी शादी उससे हो गई, जबकि ये शायद उसको कभी पसंद भी नहीं करती थी। बाद में जो रोना धोना है वो अलग बात है। अब ये बोलना तो आसान है, बट इसमें एक फंक्शनैलिटी या इमोशनैलिटी की बात करें। फंक्शनैलिटी मतलब फैक्ट्स के हिसाब से जाना कि क्या सही है क्या नहीं। इमोशनैलिटी मतलब हो गए इमोशनल, कर लिया जो काम। और टीनेज में एक समस्या क्या आती है, इमोशंस पहले आते हैं, इम्पेशंस पहले आती है, समझ बाद में आती है। तो इसमें अगर पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, अपने कज़न ब्रदर या सिस्टर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन है, और जैसा कि रिसर्च भी कहती है, रिसर्च ये कहती है कि सेक्स बढ़ेगा नहीं एक तो एजुकेशन से, दूसरा बच्चे डीले कर देंगे एज को। पेरेंट्स के लिए तो और भी बढ़िया बात है, तो वो खुल के बात करें। और इसमें कॉन्डम के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेफ प्लेस। यस सर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ पर्सन। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोटेक्शन का यूज़ करना इन्फेक्शन के लिए भी और प्रेगनेंसी से बचने के लिए भी। बाकी मैम आप कोई अपना केस डिस्कस करना चाहें तो आप बता सको। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी बताया कि एक ग्रुप जो स्कूल का है, इसी में मैं बताऊंगी। अभी हमने कुछ दिनों पहले ही एक बच्चे अपने मदर के साथ आई थी काउंसलिंग में, तो उसको जब पूछा गया कि बेटा क्या तकलीफ़ है तुम्हें, वो एक हफ्ते से अपने घर में किसी से बात नहीं कर रही थी और कोई मतलब स्कूल भी नहीं जा रही थी। तब मदर को चिंता हुई, स्कूल काउंसलर ने भी कहा कि आप काउंसलिंग करें। उसने स्कूल काउंसलर को अपना कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो उसी स्कूल में पढ़ रही है। उसे था कि भाई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी बात सुन ले या किसी को पता पड़ जाए। तो उन्होंने अपने घर में उन्होंने कहा बाहर किसी को कंसल्ट करिए। जब वो बच्चा आया तो उससे पूछा, क्योंकि पहले रेपो में तो हर बच्चा थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, हिचकिचाता है, उसको ये अंदर से लगता है कि क्या मेरी बात खुल तो नहीं जाएगी, अगर मैंने मैम को बताई तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे मम्मी पापा को बताएंगे, पता नहीं मुझे कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी, ये सब होगा। तो बच्ची रोई चली जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, क्या किसी ने आपको बहुत डांटा, कोई आपका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, कोई दोस्ती टूट गई आपकी, कोई ऐसा दोस्त है या सहेली है जिसने आपको धोखा दे दिया। तो उसने बताया कि मैम मेरी फ्रेंड जो है उसका बॉयफ्रेंड था, तो हमारे 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है और सबके बॉयफ्रेंड थे और सब लोग ना घूमने जाते थे, डेट पे जाते थे, और मेरा कोई भी नहीं था। तो वो लोग मुझे चढ़ाते थे और मुझे ऐसा लगता था मेरी सारी सहेलियाँ मुझसे छूट जाएंगी, क्योंकि हम सब लोग फर्स्ट से एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और अभी वो 8th-9th क्लास के बच्चे थे। तो उनको था कि मेरे सारी सहेलियाँ चली जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसने अपनी क्लास के एक दोस्त जो उसकी फ्रेंड थी उसके ही बॉयफ्रेंड के फ्रेंड से दोस्ती कर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है हम तेरी दोस्ती करा देते हैं, तू चल। वो गई, जाके उस बच्चे के साथ उसके रिलेशनशिप डेवलप हुआ और उस बच्चे ने उसको बोला कि देख तू किसी को बताना नहीं। वो काफ़ी डर गई, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं बताना या क्या चीज़ थी। उसने अपनी फ्रेंड को पूछा या कुछ थोड़ा थोड़ा बताया, तो मालूम पड़ा कि उस बच्चे की जो उसका साथ में जिस लड़की के साथ लड़का गया था उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, ओके। तो जब उसको सारी सच्चाई मालूम पड़ी और वो काफ़ी डिप्रेस रही और बहुत रोई करी, और मैंने पूछा कि बेटा क्या आपका कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हुआ है? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या किसी ने प्रेशर दिया था या आपको कोई इच्छा थी? तो उसने कहा नहीं,
फ्रेंड ने कहा मैं तुझसे तभी दोस्ती करूँगा, मैं तभी तुझे गर्लफ्रेंड बनाऊँगा जब तुम ऐसा मेरे साथ करोगी, सेक्स करोगी। तो जब बोला तो फिर ये कंडीशन थी, और मुझे तो था कि मेरी फ्रेंड ने तो इसको बनवाया है और सारी मेरे फ्रेंड्स के भी बॉयफ्रेंड हैं तो वो भी ऐसा करती होंगी। अब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी और साथ में एक पीयर प्रेशर था, तो यहाँ उस बच्चे ने दोनों तरफ से उसको नुकसान हुआ कि वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रही, साथ में उसका जो ड्रीम था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखूँगी अगर फ्यूचर में, तो वहाँ भी उसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ। तो इसी तरीके से अगर बच्चों को इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स दें तो ये लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि उन्हें अपने पीयर प्रेशर को फिर महसूस नहीं होगा। मैंने उनकी मदर को फिर समझाया कि आप जो आने जाने पर क्या रोक टोक लगाते हैं, उन्होंने कहा नहीं रोक टोक नहीं लगाते, पर हम इसको बार बार कहते हैं कि बॉयफ्रेंड मत बनाना, बॉयफ्रेंड मत बनाना, तो अब ये गलत हो गया। तो दोनों पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हुई, बच्चे की भी काउंसलिंग हुई, तो बाद में म्यूचुअल कंसर्न पर हमने बात करी कि किस तरह से हमें बच्चे को अपने आगे फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है। ऐसा ना हो कि उसकी बच्चे की इमोशनल जो ब्रेकडाउन हुआ है वो आगे तक उसकी पढ़ाई में या उसके फ्यूचर में तकलीफ थे। इसमें हम कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने और मैंने तो देखा भी है कि अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप बच्चे के साथ बहुत अच्छा नहीं होता तो उनमें सेक्सुअलिटी या वर्जिनिटी जल्दी लूज हो जाती है, बिल्कुल कंपेयर्ड जहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिलीज नहीं होती हैं, जहाँ डाइवोर्स होता है, माँ बाप की आपस में नहीं बनती, उनके अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। वहाँ पे यूजली ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि प्यार अगर घर में नहीं मिल रहा है तो वो सोचते हैं, खासकर फीमेल्स के मामले में ऐसा ज़्यादा होता है कि वो इमोशनली उनका मन नहीं कर रहा होता सेक्स करने का उतना जितना लड़कों का करता है। डेफिनेटली बायोलॉजिकली भी ये सच है और रियलिस्टिकली भी। तो वो कई बार सिर्फ अपने दोस्त को खुश करने के लिए रेडी हो जाती है, बिल्कुल, और कई ऐसे काम करने के लिए भी रेडी हो जाती हैं जो कैमरे पे कहना फिलहाल ठीक नहीं होगा, ओरल सेक्स या बाकी चीज़ें जो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उल्टी का मन करता है, क्योंकि उन्होंने मूवीज़ में देखा है, उससे इन्फ्लुएंस हो गए हैं, पोर्नोग्राफी देखी है। इवन जो खुद पोर्न स्टार्स होती हैं उनके अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उनको पता लगेगा कितने ऑफुल या कितनी ऑकवर्ड सिचुएशंस होती हैं उनकी। मैम इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई और केस होगा तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कई लोगों को ना आजकल होता है सेक्स टेक्सिंग और वीडियोग्राफी पे अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाना, मतलब ब्रेस्ट की फोटोग्राफ्स या अपनी वजाइना की या मेल के पेनिस की एंड ऑल दैट स्टफ। और खासकर लड़के रिक्वेस्ट करते हैं लड़कियों की फ़ोटो की, और इवन उस पर इमोशनली ब्लैकमेल और ये सब ड्रामा भी होता है। एक ब्लैकमेल का एग्जांपल तो हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, बल्कि इस वीडियोस को रेडी करने से पहले सेक्स एजुकेशन के सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स पे है मैंने वो देखी, बट हाँ उसको देख के मुझे लगा वो काफ़ी एडवांस है, मतलब उतना एडवांस तो हमारा देश अभी नहीं हुआ है। उस एजुकेशन की ज़रूरत तो है, बट रिलेशनशिप जहाँ उस जिस लेवल पे वहाँ दिखाए गए थे हमारा देश वहाँ नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, उसमें भी ये इशू था कि किसी ने अपना बॉयफ्रेंड बनाया और अपने प्राइवेट, उसमें क्या होता है वो उस टाइम उमंगे तरंगे इतनी ज़्यादा होती हैं, तो जैसे कोई वेट लॉस कर रहा है तो गुलाब जामुन जब सामने आ जाएगा फिर तो वो खा ही लेगा। उसको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे उस पार्टी में नहीं जाना जहाँ गुलाब जामुन है। ऐसे कई बार क्या होता है, एक लड़की ने मेरे से बात की कि सर मुझे ना डांस बहुत पसंद है और मेरे बच्चे ना मेरे पेरेंट्स ना मुझे काउंटी में नहीं जाने देते, या काउंटी में तो चलो जाने देना चाहिए जो स्कूल की पार्टी होती है, कि ना मुझे वो डांस क्लब्स में जाके डांस करना है। अब डांस ही करना है, अब ये तो वो वाली बात होगी कि आप दारू की दुकान पे जाके दूध मांगेंगे, अब ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ जाएंगे तो कुछ और भी होगा, ड्रिंक्स भी होंगे, सेक्सुअलिटी भी होगी और ये सब चीज़ें भी होंगी। अगर आपको सिर्फ डांस ही करना है तो आप सुबह जिम में जाके जुम्बा भी कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्दी एटमॉस्फेयर भी होगा, टाइम भी होगा। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आप घुमा के चाह वो ही रहे हैं, बोल वो रहे हैं, तो एक अलग बात है। तो मैम आप कुछ ऐड कर दीजिएगा, मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको। समराइज़ करने में हम ये कहना चाहेंगे, एक इसका लीगल आस्पेक्ट है जो 18 ईयर्स का है। इवन डिस्पाइट बीइंग प्रोफेशनली क्वालिफाइड वी कैनॉट हेल्प ए चाइल्ड हु इज़ नॉट मोर देन 18 ईयर्स। अगर वो अकेला आता है तो 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, और 18 साल से कम का है तो हम तभी मदद कर सकते हैं जब वो अपने माँ बाप के साथ आए या पेरेंट कंसेंट हो। और नहीं तो ये वीडियो देख के जो हमने जानकारी देनी थी अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे दी है। एक तो एज है, दूसरा है इसका इमोशनल और मेंटली मैच्योर इनफ होना कि आप प्रिवेंशन के लिए कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सेफ जगह का इस्तेमाल करें, सही पार्टनर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, सही पार्टनर को चुने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आप ये भी समझें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं।
अगर आपने क्योंकि बहुत सारे जो यंग बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ना मज़ा नहीं आता कॉन्डम यूज़ करके, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो कई बार सेक्स को बीच में रोक के इजैकुलेशन बाहर कर लेते हैं, बट वो सब नॉनसेंस होता है क्योंकि इवन 100% प्रोटेक्शन तो कॉन्डम से भी नहीं मिलती है। बट फिर भी अगर ठीक सही से यूज़ करना आता, क्योंकि कॉन्डम भी यूज़ करना नहीं आता तो वो भी फट जाता है कई बार लोगों का, तो सही तरह से कॉन्डम यूज़ करना भी आना चाहिए। तो एक तो इन्फेक्शन से भी बचेंगे और फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो प्रेगनेंसी से भी बचेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हम मैसेज देना चाहते थे। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आप डिसाइड करेंगे, बट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके साथ और भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हमारी एज ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जानकारी हमारे पास है और हिंदी में इतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं है तो हम वीडियोस बनाएं, उसी तरह एज ए बच्चा या एज ए फैमिली आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। इवन पेरेंट्स की भी, चाहें या ना चाहें, उनकी भी जिम्मेवारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। स्कूल टीचर्स की भी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट सेटअप की भी जिम्मेवारी है कि इस कैरिकुलम को ऐड किया जाए आने वाले टाइम में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज बच्चे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आता वो किससे बात करें, क्योंकि जब वो पेरेंट्स से बात करना शुरू करते हैं और पेरेंट्स की ही धरती हिल जाती है, तो वो बात ही नहीं हो पाती, कई बार तो पिटाई धुलाई भी हो जाती है। सो मेरी तरफ से तो मैम इतना ही, बाकी लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाहें तो। सर जैसे अभी हम लोग रिसेंटली एक स्कूल में गए थे, वहाँ पर हमने सेक्स एजुकेशन को लेके सेशंस लिए थे जिसमें क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चे थे। तो ये बच्चों के लिए एक मैसेज है कि वो एक फ्रीडम चाहते हैं, अपनी एक उनकी सेक्स डिज़ायर है, उनके लिए इन्फॉर्मेशंस चाहते हैं और उनकी अपनी उमंग है। वो कहते हैं क्यों, ये क्या बुरा है, विदेशों में भी ऐसा हो रहा है, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम जवान हैं, हम भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो बिल्कुल लेना चाहिए, पर कोई भी आज़ादी जो है वो ऐसे नहीं होता कि उसकी कोई कीमत होती है। तो बच्चों को ये समझना चाहिए उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अपना एक ट्रस्ट वर्दी अपना पार्टनर जो है उनका उसको चुने, साथ में घर में भी किसी से बात ज़रूर करें, क्योंकि माँ बाप से बात हो पाए नहीं हो पाए ज़रूरी नहीं है, हर पेरेंट इतने लिबरल नहीं होते, या वो होते भी हैं तो एक पेरेंट और एक बच्चे की थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं अभी भी। तो वहाँ हमें बच्चा जो है अपने सिस्टर से या फ्रेंड से या अपने टीचर से जहाँ भी कंफर्टेबल है पूरी जानकारी ले, और मैसेज वीडियो तो हम लोग बना ही रहे हैं कि वो और अच्छे से समझें और जानें कि जो आज़ादी को वो जीना चाहते हैं उसके साथ उनकी क्या घटना हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स एंड बच्चों, आपको ये समझना होगा कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि सारिका मैम बात कर रही थी। तो जैसे हम पेस्ट्री खाएंगे तो हम मोटे भी हो जाएंगे, हमारे दांत भी ख़राब हो जाएंगे और बॉडी भी अच्छी नहीं रहेगी। बट अगर हम सेब खाएंगे जिसमें फाइबर्स भी होंगे, शुगर भी होगी, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। उसी तरह अगर हम सेक्सुअलिटी के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं, उसके बारे में सोच समझ के डिसीज़न लेते हैं, और जो भी हम डिसाइड करते हैं शादी के बाद या शादी के पहले, वो आपका अपना डिसीज़न है। अपनी उम्र का ध्यान रखें, प्रोटेक्शन का ध्यान रखें, इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी से बचें, और जिम्मेवार खुद बने और जिम्मेवार पार्टनर को चूज़ करें। इस नोट पे ही आज के लिए धन्यवाद।